Namaste students, I am JVN Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Chalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ नोज। तो फिजियोलॉजी ऑफ नोज से हम समझते हैं कि क्या उसका नोज का क्या फंक्शंस है, कैसे वर्क करता है। तो फंक्शंस 6 फंक्शंस हम बेसिकली इसमें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन, सेकंड इज एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर, third one is protection of lower airway, fourth is vocal resonance, fifth is nasal reflex functions and sixth is olfaction. तो सबसे हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन। ठीक है, तो नोज क्या है, हमारे ब्रीथिंग का नेचुरल पाथवे है। ठीक है, और माउथ ब्रीथिंग हमारी एक्वायर्ड होती है थ्रू लर्निंग। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नोज से ब्रीथ करते हैं और माउथ ब्रीथिंग हम धीरे धीरे सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। तो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, अगर उनमें कोएनल अट्रेजिया होता है, जो नेजल कैविटी का जो नेजोफैरिंक्स में अगर ओपनिंग है वो अगर बंद है, तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यूबॉर्न एस्फेक्सिएट कर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए अर्जेंट मेजर्स लिए जाते हैं उसको रिलीव करने के लिए। नोज हमारे ब्रीथिंग को परमिट करती है और ईटिंग को भी परमिट करती है, ताकि हमारी ब्रीथिंग और ईटिंग साइमल्टेनियसली चलती रहे। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर के पास करती है ऊपर की तरफ नैरो स्ट्रीम में, मीडियल टू द मिडिल टर्बिनेट, फिर वो डाउनवर्ड्स आती है, नीचे की तरफ आती है और बैकवर्ड्स आती है इन द फॉर्म ऑफ एन आर्च। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी करंट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होगा, जो एयर करंट्स हैं वो फॉलो करते हैं सेम कोर्स को एज इंस्पायरेशन, लेकिन जो एंटायर करंट है वो एक्सपेल होता है डायरेक्टली थ्रू द नेयर्स। ठीक है, तो जो हमारे लाइमन नसाई है वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से क्या होता है, जो ये हमारे एयर करंट है ये एडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर द कवर ऑफ इंफीरियर मिडिल टर्बिनेट, और ये वेंटिलेट करते हैं साइनसेस को थ्रू द ऑस्टिया। ठीक है, अपर वाली इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे एयर करंट्स कैसे होते हैं। जो एयर करंट है वो पास करेंगे अलोंग द मिड पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी इन द लैवेंडर फ्लो। ठीक है, नीचे वाली इमेज में दिखाई दे रहा है आपको एक्सपायरेशन के टाइम पे एयर करंट्स कैसे होंगे। इसमें दिखाई दे रहा है कि नेजल वॉल्व है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, टर्बिनेट्स हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से एडी करंट्स होते हैं इन द एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है किस तरह से एयर करंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेजल साइकिल पे। ठीक है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंडर हमारा नेजल म्यूकोजा में रिदमिक साइक्लिक कंजेशन होता है, डिकंजेशन होता है। इस तरह से वो एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं थ्रू द नेजल चैम्बर्स। जब एक नेजल चैम्बर काम कर रहा होता है तो टोटल नेजल रेस्पिरेशन इक्वल होती है टू द बोथ नेजल चैम्बर्स इज कैरिड आउट बाय इट। ठीक है, जो साइकिल होती है वो कितने घंटे चलती है, 2 से 12 घंटे चलती है, एवरेज 2.5 से 4 घंटे तक चलती है। इस तरह से नेजल, जैसे हमारे टिक टॉक पहले एक नेजल कैविटी वर्क करती है, फिर दूसरी नेजल कैविटी वर्क करती है। सेकेंड वन इज द एयर कंडीशनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर। सेकेंड फंक्शन है, नोज को बोलते हैं लंग्स का एयर कंडीशनर। जैसे एयर कंडीशनर हम घर में लगाते हैं, क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करता है, प्यूरिफाई करता है और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसी तरीके से हमारे नोज भी क्या करते हैं, इंस्पायर्ड एयर को फिल्टर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और उसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एडजस्ट करते हैं, ताकि वो लंग्स में जाने से पहले उनका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन, जो हमारे नेजल विब्रेसे होते हैं, जो हमारे नोज की एंट्रेंस पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्ट एज अ फिल्टर की तरह काम करते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस से अडेयर हो जाते हैं। तो जो फ्रंट ऑफ नोज है हमारा वो अप टू 3 माइक्रोमीटर पार्टिकल तक फिल्टर कर सकता है, और जो नेजल म्यूकोसा होती है वो 0.5 to 3 माइक्रोमीटर के साइज के पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकता है। ठीक है, जो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है इंस्पायर्ड एयर का, वो रेगुलेट होता है नेजल म्यूकोसा के सरफेस से। ठीक है, पर्टिकुलर जो मिडिल और इंफीरियर टर्बिनेट का रीजन होता है उससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और जो एडजेसेंट पार्ट्स होता है सेप्टम का वो भी टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है,
इस तरह से एक एफिशिएंट रेडिएटर मैकेनिज्म बनता है जो कि कोल्ड एयर को वार्म करने का काम करता है। जो इंस्पायर्ड एयर होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है, इवन सब जीरो टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है, तो उसको हीट करते हैं और उसको हीट करके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है इन 1/4 ऑफ सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिएटर मैकेनिज्म। सिमिलरली जो हॉट एयर होती है उसको भी कूल करके बॉडी टेम्परेचर तक लाया जाता है। तो ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। सेकंड इसमें आते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन जो एटमॉस्फेरिक एयर की होती है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेसल म्यूकोसा क्या करता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इंस्पायर्ड एयर को उसको एडजस्ट कर देता है टू द 75% और मोर। ठीक है, मॉइस्चर हमारी जो सिलियरी एपिथेलियम है उसके फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ह्यूमिडिफाई करने का काम उसमें ये फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से जो गैस एक्सचेंज होता है लोअर एयरवेज में उस पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड फंक्शन ऑफ नोज इज द प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे। उसमें 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म, सेकंड इज एंजाइम्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, थर्ड वन इज स्नीजिंग। ठीक है, तो म्यूकोसिलियरी ब्लैंकेट इसमें आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो गॉबलेट सेल्स होती हैं नेजल म्यूकोसा में वो म्यूकस ब्लैंकेट बना लेती है एक तरह से, जो बैकवर्ड मूव करता है जैसे कन्वेयर बेल्ट मूव करती है उस तरह से वो पीछे की तरफ मूव करता है नेजोफैरिंक्स में। ठीक है, इसमें 2 लेयर्स होती है मेनली, एक सुपरफिशियल लेयर होती है, डीप लेयर होती है। सुपरफिशियल लेयर को जेल लेयर बोलते हैं और डीप सीरस लेयर को सोल लेयर बोलते हैं। तो जैसे कन्वेयर बेल्ट मूव करते हैं उसकी तरह से ये बैकवर्ड मूव करता है इनटू द नेजोफैरिंक्स। ठीक है, ये इसमें दिखाया है किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ट्रैप्ड मटेरियल्स पार्टिकल्स कैसे नेजोफैरिंक्स में जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स कॉम्प्रोमाइजिंग द म्यूकोसिलियरी फंक्शंस। ठीक है, किन फैक्टर्स से हमारे म्यूकोसिलियरी फंक्शन है वो इफेक्ट होता है, ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर पाता। ड्राई एटमोसफियर अगर है तो ये फंक्शनिंग ठीक से नहीं होगी। स्मोकिंग अगर पेशेंट करता है या एयर पॉल्यूटेंट्स एंड नेजल इरिटेंट्स ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, या कोई इन्फेक्शन है या इसका एक्सेसिव समर है या एक्सेसिव कोल्ड है, हाइपोक्सिया है या कुछ ड्रग्स हैं उनसे भी ये फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, लाइक एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव्स, टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है इसमें एंजाइम्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, जो नेजो सिक्रीशंस होता है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं म्यूरामिडेज या लाइसोजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया वायरसेस को किल करता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स आईजीई आईजीई और इंटरफेरॉन भी प्रेजेंट होते हैं हमारे नेजल सिक्रीशंस में, और ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थर्ड इसमें था स्नीजिंग। स्नीजिंग भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जो हमारे नेजल म्यूकोजा में कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो वो उसको इरिटेट करता है, उसको हम स्नीजिंग की हेल्प से एक्सपेल कर पाते हैं। ठीक है, और जो हमारे नेजल सिक्रीशंस है उसका फ्लो बढ़ जाता है, उसको फ्लो की वजह से भी क्या होता है जो हमारे नॉक्शियस सब्सटेंस है वो वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, सिक्स फंक्शन जो लास्ट फंक्शन था हमारे नोज का वो था वोकल रेजोनेंस। जो नोज होती है नॉर्मली एक रेजोनेटिंग चैम्बर की तरह करती है कुछ कॉन्सोनेंट्स के लिए। जो फोनेटिक नेजल कॉन्सोनेंट्स होते हैं माइनिंग तो तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द नेजोफैरिंक्स सिस्टमस और वो एमिट होती है नोज से। ठीक है, जब नोज ब्लॉक हो जाता है तो ये स्पीच कैसा हो जाता है, डी नेजल हो जाता है। ठीक है, तो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, से म न ग है तो ये बन जाएगा ब द ग। तो इस तरह से वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारे नेजल साउंड आनी थी उसमें से नेजल साउंड नहीं आएगी, वो डी नेजल कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दीज आर द 6 functions of the nose या physiology of nose. And this session is powered by the digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. And hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you so much, students. Namaste, Hamisha Pushpa Bitia. I am JVN Dr. Minakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University.
Today we will discuss the Shirorog Vigyani Adhyay. It was given in the, it is the 25th chapter of the Shushu Samhita Uttar Tantra. So we will discuss the symptoms of diseases peculiar to the region of head. First, we will study the classification of Shirorog diseases which are peculiar to the region of the head, number 11 in all. The four kinds respectively due to the action of the deranged Vayu, Pitta, Kapha and their combination, as well as those which are respectively incidental to any bodily waste, Shayaj, or to the vitiated condition of the blood, Raktaj, or to the existence of parasites, Scrimage. The remaining four being known as Suryavad, Anantvad, Ardhavbhedak and Shankak. The symptoms of these 11 kinds of head diseases are given below. Then first the symptoms of dosh originated types. A fit of violent headache without any apparent cause and which becomes worse in the night and is relieved by pressure or being bandaged or by an application of fomentation round the head should be ascribed to the action of the deranged vayu and is known as the vata shirorog. A violent burning and aching pain in the head, in which the scalp seems to have been strewn over with bits of live charcoal, accompanied by a sense of scorching vapor being emitted from the nostrils, and which am- ameliorates in the night or on the application of cold, should be ascribed to the action of the deranged pith and is known as the pitta shirorog. A fit of headache in which the head or palate and the throat seem to be covered with a coat of sticky mucus and feel cold and heavy and cannot be turned about, and the face and the eyes look swollen or flabby, should be attributed to the action of the deranged bodily cough and is called the kapha shirorog. A case marked by the concerted action of all the three preceding doshas exhibits all the symptoms peculiar to all of them and is known as the Tridosha Shiroroga. Then the symptoms of Raktaj, Shayaj and Krimish types of Shiroroga. A case of headache due to the vitiated condition of the local blood manifests all the symptoms of the Pittash type and the headache becomes incapable of bearing the least touch. This is known as the Rakta Shirorog. A case of headache incidental to the waste of the local vasa, fat or cough and is marked by an intolerable pain, abhitap in the head, which is aggravated by the application of fomentation, fumigation, urine, emetic and bloodletting. This is known as the Shaya Shirorog. The disease of the head in which a pricking and tingling pain is felt inside the head as is being stung by some poisonous insect and which is accompanied by a watery discharge mixed with blood from nose should be attributed to the existence of local parasites. This condition, this disease is a dangerous one and is known as a creamage or parasitic shirorog. Then the symptoms of Suryavar Shiroro, the disease of the head in which a severe pain is felt in the eye and the eyebrow just as sunrise and which goes on growing worse with the progress of the day and begins to abate only when the great luminary begins to set in the western sky is called the Suryavar. It generally abates on the use of cold articles but sometimes on that of warm things as well. It is ascribed to the concerted action of the three doshas. Then the symptoms of Anantavad Shiroro, the disease of the head in which a violent pain is felt at the manya and the ghat, the two nerves on the backside of the neck, which ultimately affects the region of the eye, the eyebrow, and the temples, and especially producing a throbbing pain as well as paralysis of the jawbone, and this disease is known as the Anantvat and is due to the concerted action of the three dosh. Then the symptoms of Ardhavbhetak and Shankag, the disease of the head in which a violent and excruciating pain of a piercing or aching nature is felt in one half of the cranium, which makes the
patient feels giddy and which either follows no distinct periodicity or recurs at a regular interval of 10 days or of a fortnight, is called the Ardhav Bhedak and is due to the concerted action of the three doshas. A violent pain, then comes the Shankhakrok, a violent pain caused in the head and more especially in the temples by the local Vayu in the combination with the deranged cough, pith and blood, is designated by the holy sages of Ayurveda as the Shankak. It produces a very great pain and is very hard to cure even by the joint advice of thousands of physicians and is as fierce as death itself. Thus ends the 25th chapter in the Uttar Tantra of the Sushruta Samhita, which deals with the symptoms of the diseases of the head. Thank you so much. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much.